अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मंडे का दिन है और एक नया शो है। मैं हूं अर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा आज अलग हुआ है जिसने आपका मूड ऑफ किया है तो उसको जिंदगी भर नहीं दिन भर साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। दिन भर साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा ना। पूरा दिन थोड़ी खराब करना है, पूरा दिन खराब नहीं करना है। फॉर द टाइम बीइंग आपकी जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं, आई मीन कुछ ऐसा होता है जो आप चाह रहे होते हैं कि ना हो, या कुछ ऐसा नहीं होता जो आप चाह रहे होते हैं कि वैसा हो। दोनों सूरतों में आप जब कर कुछ नहीं सकते ना तो फिर उससे मूव ऑन करना चाहिए। बहुत से लोग इस खराब मूड के साथ साथ फिर ऑफिस में लेट हो जाते हैं, काम डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो ये नहीं होने। कोई बात नहीं, हो गया है बस। अब ब्रीद इन ब्रीद आउट। अच्छा, मैंने कुछ नहीं बताया था। मैंने नाज़रीन आपको कुछ नहीं बताया था। मेरी तरफ देखा गया था तो मुझे अंदाजा हो गया। अच्छा नाज़रीन, मैंने ऐसे इशारा किया था हाथ छुपा के। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड द काउंटडाउन स्टार्ट्स। बिल्कुल आप सही समझे हैं। आइंदा 2 से 3 दिन है और उसके बाद असम्बलियां टूटने वाली हैं। निगरान सेटअप की आमद है जिसकी बाज़गश्त है। इसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक टेलीविजन इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्टलिस्ट होने वालों में शामिल है। बुध तक नाम का फैसला हो जाएगा। अगर इलेक्शन 90 दिन के बजाय 120 दिन में हो जाए तो क्या हो जाएगा? निगरान वज़ीर आज़म का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा। हफीज़ शेख साहब तो वज़ीर ख़जाना नहीं रहे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशीर ख़जाना रहे हैं। वो सेनेटर भी बनने वाले थे, फिर वो मसला और हो गया। खैर जनाब, ये जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है इसके हवाले से बातें हो रही है। साबिक जज जो है वो भी मुल्क की बागडोर संभाल चुके हैं, इससे पहले सियासतदान भी संभाल चुके हैं, मीडिया के लोग भी संभाल चुके हैं। सो अब देखना ये है, मीडिया के लोग इनफैक्ट पंजाब की बागडोर संभाल चुके हैं। सो वज़ीर आज़म से एक और मुलाकात तय हुई है। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में MKM मिल रही है और इसमें जो निगरान सेटअप है इसके हवाले से अपना नाम देंगे, अपना प्रपोज नाम फारूक सत्तार, अमीनुल हक भी बैठक में शरीक होंगे। मगर इससे भी बड़ी और अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल है CCI के इजलास में नई मरदमशुमारी के मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई है और इदारा शुमारियात ने मरदमशुमारी के सरकारी तौर पर आदाद और शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 2023 की मरदमशुमारी के तहत पाकिस्तान की आबादी कितनी है जी? सिर्फ 24 करोड़ 14 लाख नफूस पर मुश्तमिल। बिल्कुल। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख है, जबकि सिंध की आबादी 5 करोड़ तकरीबन 56 लाख, ये 76 लाख तक है। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की आबादी जो है 4 करोड़ से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जी बलूचिस्तान की आबादी भी कुछ इस तरह से है जो कि 48,90,000 से ज्यादा है। 1 करोड़ 48,90,000। बिल्कुल, मैं 1 करोड़ कर गई। इस्लामाबाद की आबादी जी इस हवाले से 23,60,60,000 से ज्यादा। मुश्तरका मफादात जो काउंसिल है उसके मुताबिक मुल्क में हर तरफ एक ही बहस हो रही है, वो ये है कि इंतखाबात कब होंगे। और हमारे जो एनालिस्ट हैं उनसे भी हमारा सवाल, और वैसे ये कंसेंसस बड़ा जबरदस्त एकदम से हुआ है ना, क्योंकि पहले सभी पार्टीज को एतराज था। पीपल्स पार्टी को अपनी तरीके से, बलूचिस्तान में अब भी है, मेंगल साहब की आज भी स्टेटमेंट छपी है, MQM के तो एतराजात पहले ही से मौजूद हैं। लेकिन अब सब सेट हो गया। एक अच्छी फैमिली पिक्चर तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छी पॉलिटिकल पिक्चर भी आ गई, हैप्पी एंडिंग नजर आ रही है। चलो जी, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, उनको खुश कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है उस पर हम पहले आते हैं और फिर जो बाकी जो निगरान सेटअप है, जो मरदमशुमारी है, इस पर भी बात करते हैं। इलेक्शंस जी टाइम पे होंगी या नहीं? थैंक यू वेरी मच अर्मिला हसन और इमरान हसन साहब। मैं आपसे आपके ही इस प्रोग्राम में कोई 2 महीने पहले कहा था कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, और उस वक्त मेरा आर्ग्यूमेंट यही था और मेरा आर्ग्यूमेंट आज भी यही है कि मरदमशुमारी को शायद ये लिंगर ऑन किया गया कि एन इलेक्शन के वक्त आकर इसकी अप्रूवल दी जाए। और आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि हैप्पी पिक्चर आ गई कि सब लोग मान गए। अब आगे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। मसलन आपने रिप्रेजेंटेशन कौमी असेंबली में देनी है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का फिगर आपके सामने है, तो फिर आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को कैसे नज़रअंदाज करके इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? और मैं बताता हूँ, आर्टिकल 51 मुख्तलिफ सूबों के दरमियान कौमी असम्बली की नशिस्तों को डिवाइड करता है। मसलन बलूचिस्तान की जनरल नशिस्तों की बात कर रहा हूँ 14 हैं,
केपी की 35 हैं, सिंध की 60 से ऊपर हैं और पंजाब की 148 हैं। अब इस सेंसस की बुनियाद पर पंजाब की कम से कम 6 सीटें कम हो रही हैं। इसी तरह फाटा जो पहले होता था, जब पिछली मरतबा इलेक्शन हुए तो फाटा की नुमाइंदगी 6 सीटें कम हुई 12 से, तो वो किधर जाएंगी? क्या 272 जो जनरल नशिस्तें हैं उनको कम किया जाएगा या फिर बलूचिस्तान को ज्यादा आप सीटें देंगी? अब दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि मुल्क के लीडिंग पॉलिटिशियन इस डिवीजन ऑफ सीट्स की वो मुखालफत कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया कि पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है, पंजाब की 8 सीटें दूसरे सूबों को दी जा रही हैं, वो अदालत जाने का सोच रहे हैं। झेलम जो है 1 सीट का हो जाएगा, चकवाल जिला 1 सीट का हो जाएगा। तो जहां जहां कम होंगी, मसलन पिछले इलेक्शन में जंग की 2 नशिस्तें कम हुई थी, अब जंग वाले उस वक्त से सोचते हैं कि हमारे साथ ज्यादती की गई। अब चूंकि मटीरियलाइज हो गई ये मरदमशुमारी के नतायज नोटिफाई हो गए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अच्छा किया, इत्तफाक राय से उसकी मंजूरी दे दी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपकी हल्का बंदियां नहीं होंगी, न सिर्फ सूबों के दरमियान नशिस्तों की डिवीजन हल तलब है, बल्कि जो विद इन प्रोविंसेस हैं, मसलन मैंने झेलम चकवाल की आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी, जंग की एग्जांपल दे दी। जब लाहौर की होगी, गुजरांवाला की बात होगी, सियालकोट की बात होगी, फैसलाबाद की बात होगी, पिंडी की बात होगी, मसाइल और पैदा होंगे। लिहाजा जब तक डिलिमिटेशन नहीं होती, मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। दूसरी बात ख्याल में शौकत पराचा साहब लग सकता है ये प्रोसेस जो आपने बताया, और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें हमें वक्त तो चाहिए, कितना चाहिए आपके ख्याल में? ये और मुश्किल सवाल है क्योंकि पहले ये इम्प्रेशन था हवा में, आपने जिस तरह दोनों ने दुरुस्त कहा कि शायद इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे, और उसकी मैं समझता हूँ ये मरदमशुमारी एक तौज़ीक के तौर पर सामने लाई गई कि हाँ अब तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। तो जो पहले हवा में जो तासुरात थे उसके मुताबिक तो फिर 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे। अब 2 साल को कैसे कवर करेंगे, कैसे कवर किया जाएगा? अब उसमें 6 महीने तो ऑब्वियसली गुजर गए कि मई में इलेक्शन होना थे पंजाब के। देखें ना, बात सुने, एक तो मुल्क के आइन में एक रिक्वायरमेंट है कि 90 दिन में इलेक्शन हर हाल में होने हैं, अगर पहले आपकी असेंबलियां टूट जाएं। पंजाब असेंबली टूटी पहले, बिल्कुल 90 दिन में इलेक्शन होना था, नहीं हुआ। उससे ऊपर की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर भी आया। अब 2 कैटलिस्ट बन गए, एक तो आइन की जो मुद्दत है 90 दिन की वो नहीं हुई पूरी, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं। 14 मई गुजरा, 14 जून गुजरा, 14 जुलाई गुजरा, अब माशाल्लाह यौम आज़ादी 14 अगस्त आ रहा है, तो ना वो 90 दिन वाली रिक्वायरमेंट पूरी हुई, ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद गया। तो लिहाजा अब ये जो मैंने कहा ना कि आपका मुश्किल सवाल है, उसका मतलब यही है कि कब इलेक्शन होंगे, डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ने। तो आप वजारत खारिजा से लेकर वजारत दाखिला और इक़्तिदार की जो राहदारियां हैं, इनको कहते हैं ना, इस दश्त की बहुत खाक छानी है आपने विफाकी कैपिटल के। हमारे कुछ खबरें दे फिर हमें, हु इज कमिंग नेक्स्ट, कौन जो कुर्सी सदारत है या सबसे बड़ी कुर्सी हमारी संभालने जा रहा है, क्या सुन रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? अगर तो हम पहले वाले प्रीमाइस पे यकीन करें कि इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे, इलेक्शन 1.5 साल 2 साल 1 साल जो भी स्पेकुलेशन होगी, one cannot be certain until it is done, you know। तो अगर 1.5 साल है, 2 साल है या 1 साल भी है, तो फिर तो किसी नॉन टेक्निकल बंदे के हाथ इक़्तिदार नहीं आएगा। इस वक्त मुल्क का मसला सबसे बड़ा मईशत का है, मुल्क की इकानमी का है, मुल्क के फॉरेक्स का मसला है, मुल्क की फॉरेन ट्रेड का मसला है, मुल्क को कल के जो एक्सपेंडिचर हैं वो कैसे जनरेट करने हैं, ये मसला है। तो इसके लिए तो फिर बहुत ही जो मईशत को जानते हो, जो माहिरीन हो, जैसे डार साहब का नाम आया था, इसहाक डार साहब का, हफीज शेख साहब का नाम राना सनाउल्लाह साहब ने कर दिया है। तो समटाइम्स ना बातें डिसेप्टिव भी होती हैं। मैं इसलिए अगर किसी सियासी रहनुमा ने ये बात कर दी है तो मे भी वो डिसेप्टिव
उनकी मूव हो, दिखा कुछ रहे हों, लगाएं कुछ वो। तो लिहाजा जब तक ये मामला अनाउंस नहीं हो जाता राजा रियाज साहब और मियां मोहम्मद नवाज शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद, तो मैं उस वक्त तक किसी आर्गुमेंट को बाय नहीं करूंगा। बहुत सारे नाम हैं, जो नाम पहले आते रहे वो तो कम से कम आपके सामने ही आउट हो गए। हफीज शेख साहब पता महीने से कराची बैठे हुए हैं, वो अपने करीबी अजीजों को भी यही बताते हैं कि जी मैं बस प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आया हूँ। लेकिन आप यकीन करें मेरी बात पे, जब 2002 से 7 की असेंबली थी, जमानी साहब वज़ीर आज़म थे, वो हट रहे थे, तो शौकत अजीज को अल्टीमेटली बनाया गया। लेकिन उस वक्त भी हफीज शेख कहा करते थे कि देखें मेरा घर जो है ये मिनिस्टर कॉलोनी वाला नहीं है, मेरा घर तो प्राइम मिनिस्टर हाउस है। अब पता नहीं उस वक्त नहीं सुनी गई, आज सुनी जाए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अच्छा शौकत बरादर साहब, दूसरी जानिब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कर लेना चाहिए। एक गिरफ्तारी हुई और नाअहली हुई और उसके बाद फिर अब उस सियासी जमात के खामोशी हुई। अब उस सियासी जमात के हवाले से मैं बात कर रही हूँ तहरीक इंसाफ की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद अब आप किस तरह से देख रहे हैं पीटीआई के मुस्तकबिल को? क्या पीटीआई का जो वोट बैंक है या उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, अपनी एक शनाख्त थी पार्टी की, आप किस हद तक मुतासिर हुई है? क्या वो बरकरार रख पाएंगे इसको? जो जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, एक तो मल्टीपल उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो वो बताते खुद एक मिसलीडिंग है कि अगर खुद चेयरमैन साहब के 7.6 फॉलोअर हैं ट्विटर पर, ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट आपको फिगर दे रहा हूँ, 76 लाख लोग अगर उनको फॉलो करते हैं तो 76,000 ही सड़कों पे आ जाते। 76 लाख फॉलोअर में से मैं तो बिल्कुल ही 1% कहता हूँ। 76 तो खैर आए हैं इमरान साहब। शौकत बरादर साहब, अगर जो मनाजिर हमने देखे हैं, किसी एक जगह इकट्ठे 76 नहीं आए, पूरे मुल्क में मिला के आए तो मैं नहीं कहता। कहा करते थे खुद भी खान साहब, जब धरना होता था नीचे 10 बंदे बैठे होते थे, वो कहा करते थे कि मेरे सामने इंसानों का समंदर मौजूद है। तो पॉलिटिक्स में जब आपने एक बिल्ड करना है, बिल्ड अप करना है किसी चीज को, तो यू एग्जेजरेट, और ये जमात तो बिल्कुल एग्जेजरेट रही है। दूसरा अहम पहलू है, मैं जरूर उस पर बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल या इन्फ्लुएंशियल हैं, ये एक हकीकत है, ये रियलिटी है। आप डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट्स में यही लोग हुक्मरान हैं, वो चाहे पार्टी एक में हो या दूसरी में हो। डिप्टी कमिश्नर साहब इन्हीं की सुनते हैं, पुलिस वाले इन्हीं की सुनते हैं, रेवेन्यू वाले इन्हीं की सुनते हैं। लिहाजा ये जिस जमात में होंगे वो जमात का प्रोस्पेक्ट्स उतना ज्यादा होगा, जिसको छोड़ेंगे। आप ये कह रहे हैं डैमेज टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 20 सेकंड है। कल शहबाज शरीफ बड़े खुश नजर आए, इनफैक्ट रक्स करते नजर आए हमें स्टेज के ऊपर। आपने अगर कल उनका जलसा कसूर वाला देखा हो तो इस खुशी के पीछे क्या यही गिरफ्तारी थी, आजादी थी, वो खुलापन था फिजा के अंदर महसूस हो रहा है सियासत में, या कुछ और था? गिरफ्तारी नहीं थी, उम्मीदवारी है। इसलिए मैं कहूंगा कि वो खुश हैं क्योंकि नाम है। अब मैं इतनी सी बात कर सकता हूँ, मैं आगे कोई बात नहीं कर सकता। ठीक हो गया, चले हम आपको ज्यादा मजबूर भी नहीं करेंगे करने के लिए, क्योंकि हमने भी आना है और आप थैंक यू वेरी मच शौकत बरादर साहब, बहुत शुक्रिया। आप तजिया दे रहे थे हमें मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर। इमरान हसन उनकी जो खुशी है आप शहबाज शरीफ साहब की, वो उस पर उनको एतराज था, लेकिन एतराज क्यों था ये नहीं मुझे पता। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ क्रिकेट की। हुकूमत ने जी कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट टीम को आइंदा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए इंडिया भेजने का फैसला किया है। साथ ही ये भी कहा गया है जी पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि खेलों को सियासत से नहीं मिलाना चाहिए और भारत के साथ जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसको बैनुल-अक़वामी खेलों में या इंटरनेशनल क्रिकेट में इसमें रुकावट
नहीं बनना चाहिए। और साथ साथ ये भी दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया इसका कि पाकिस्तान का फैसला इनके तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये को जाहिर करता है, जबकि भारत का रवैया हमेशा की तरह जो कि मुतसबाना रहा है, तासुब ज़्यादा रहा है। और भारत ने एशिया कप के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जा रहा है। बिल्कुल, दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट टीम की सलामती के बारे में गहरी तशवीश है। हम इन सभी खदशात को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय हुकाम तक पहुँचा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इस पर सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनसे ज़रा बात करते हैं। सलीम, थैंक यू वेरी मच। दफ्तर खारजा ने तो कह दिया और कौमी सतह पे ओबियसली जो फैसला है वही हतमी है, हम रियासत के हर उस फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन बतौर एक स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट लवर यकीनी तौर पे मेरे एतराज़ात या मेरी रिजर्वेशंस मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी को लेकर। जब 1.25 लाख इंडियंस के अंदर, मुतासिब इंडियंस के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलने जा रही है, अहमदाबाद में खेलने जा रही है और वहाँ पे तो लोकल इवेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, IPL के अंदर प्रॉब्लम चल रही हैं, तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान टीम के साथ कोई मिसहैप भी हो सकता है, आपके ख्याल में ये ठीक फैसला है जो किया गया? बात यह है कि पाकिस्तान ने, जैसे दफ्तर खारजा के जो मीडिया रिलीज उसमें ये बात कही गई, कभी भी खेलों को सियासत में मिक्स नहीं किया। आपने देखा होगा पाकिस्तान की फुटबॉल टीम भी इंडिया गई, हॉकी टीम अभी भी चेन्नई में मौजूद है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। तो अभी भी कोई गैर मुतवक्किल फैसला नहीं था, मुझे यही लगता था पाकिस्तान टीम जाएगी। और ये जो कमेटी बनाई वजीर आजम ने, बहुत हाई प्रोफाइल कमेटी थी, उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज के भी ज़ाहिर लोग शामिल थे, तो उन्होंने हर चीज का जायजा लेके अच्छी तरह फिर ये कोई डिसीजन लिया होगा टीम को भेजने का। क्रिकेटिंग लिहाज से मैं कहूँ तो बहुत अच्छा एक फैसला है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह अहमदाबाद की आपने बात की, 1.25 लाख लोगों के सामने अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा तो क्या मंजर होगा, या बाबर आजम वहां सेंचुरी बनाएगा, या बाद में अगर फाइनल पाकिस्तान जीते तो क्या मंजर होगा। लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है कि सिक्योरिटी पर बरकरार है। और अहमदाबाद में, जैसे आपने बोला, IPL मैच में उन्होंने अपने खिलाड़ियों पे नट बोल्ट फेंक दिए थे, तो अगर पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, वहां पर 1.25 लाख लोग जो है उनका दिमाग भी घूम सकता है। अहमदाबाद की हिस्ट्री पता ही है आपको, मुसलमानों के साथ वहाँ क्या सलूक होता रहा है। इसी वजह से शायद अभी भी अहमदाबाद में खेलने पर पाकिस्तानी कंसर्न बरकरार है और इससे ICC को भी आगाह किया गया है कि जी, तो हो सकता है अगर पाकिस्तान ज्यादा जोर लगाए तो अहमदाबाद बदल जाए। वैसे इंडिया ऐसा करेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी उनको बोला है कि जी अहमदाबाद पे खेलने में हमारी दस्ती बरकरार है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में अगर हम आदाद शुमार का भी अंदाजा लगाएं सलीम खालिक साहब, तो जितने गैर इंसानी वाकयात भारत के अंदर हुए हैं, और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहे, इंडियंस हिंदुओं के साथ भी हो रहे हैं, दलित के साथ भी हो रहे हैं, क्रिश्चियंस के साथ भी हो रहे हैं, वहाँ पे इंतहा पसंदी नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुसलसल बढ़ रही है और मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही वहाँ पे जज्बात भड़के रहते हैं, पाकिस्तान को तो वैसे ही एज अ टेररिस्ट नेशन वहाँ पे पूरी 1.5 अरब लोगों के सामने बना के रख दिया गया है भारत के। तो हम ये कैसे उम्मीद रखें कि वहाँ पे ऐसी कोई इंतहा पसंदी नहीं होगी? और फिर अक्सर भारत के अंदर होने वाले वाकयात की खबर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इंडिया की एजेंसीज को देती हैं कि आपके मुल्क में ये होने वाला है, इसको संभाल लें, तो वो हमारी टीम को कैसे संभालेंगे? मतलब ये बड़े स्वेर किस्म के खदशात मौजूद हैं। कंसर्न सर, ये खदशात उनके जहन में भी हैं, इसीलिए आपने देखा होगा पहले उन्होंने कहा कि जी फलाना त्यौहार आ रहा है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अहमदाबाद में मैच की डेट चेंज कर इंडिया। फिर अब कहा कोलकाता में कि इंग्लैंड का पाकिस्तान का जो मैच है उस दिन काली पूजा है, तो वो चेंज करो। तो जाहिर इन लोगों को पहले ही इस चीज का आइडिया कि इन डेट्स में हो सकता है तो पहले ही कर सकते थे, लेकिन उनके जहनों में भी खदशात मौजूद है। लेकिन अब ये वर्ल्ड कप है, अब इसमें या तो इंडिया पहले ही मान लेता हाइब्रिड मॉडल, जैसे एशिया कप हो रहा है कि जी पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के कहीं और कराए थे वर्ल्ड कप में, लेकिन ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। तो ओवरऑल फिर हम ये समझें कि फैसला आप इसके हक में ही हैं कि फैसला ठीक है। सलीम भाई, टाइम खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ज्वाइन, खालिक साहब सीनियर सहाफी, उनका कहना था कि ये हुकूमत का फैसला है, उन्होंने सोच समझ के किया होगा और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत के आए वहां से, तो क्या मनाजिर होंगे, खुश होंगे, परेशान होंगे, क्या मनाजिर होंगे, देख लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात हम ऐसे बच्चों से करवाने वाले हैं। वैसे तो अमूमन जब हम खाना पकाने सारी चीज़ें देखते हैं या सुनते हैं तो हमें यही पता होता है कि बड़े इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम किड्स बेकिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी नजाज अमेरिकन नाइल चौधरी हैं।
इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है और नाइल चौधरी ने किड्स बेकिंग चैंपियनशिप का ये 11th सीजन अपने नाम किया है। इस चैंपियनशिप में जी 12 नौजवानों ने हिस्सा लिया था और नाइल ने 11 साल की उम्र में बेकिंग शुरू की और इस दौरान उन्होंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा। इसके साथ साथ पुनिल चौधरी भी इनके साथ मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों के केक बनाने के मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की है। इस वक्त नाइल और पुनिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। एग्जैक्टली क्या कमाल इन्होंने टैलेंट दिखाया है भाई, और हमें नहीं पता कि इस एज में भी बंदा इतना अच्छा शेफ बन सकता है, इतनी अच्छी बेकिंग कर सकता है। हम नाइल से पूछते हैं और पुनहल से पूछते हैं कि उनके पास क्या ट्रिक थी ऐसी जिसकी वजह से दे मेड इट टू द फर्स्ट पोजीशन। हेलो नाइल एंड पुनहल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी कैसे हैं आप लोग? स्टार्टिंग विद नाइल कैसे हो गया ये? आई मीन बहुत जबरदस्त। असल में कोविड-19 के दौरान हमने बहुत सारी बेकिंग शुरू कर दी, इसलिए कि हमारा स्कूल ऑनलाइन था और हमारे पास बहुत फारिग वक्त था, तो हमने सोचा कि कोई हम क्रिएटिव सी हॉबी ले लें। तो हम बेकिंग शोज भी तब बहुत देख रहे थे, तो बेकिंग हमने शुरू कर दी और फिर हमने इतना ज़्यादा कर दिया कि हमसायों को भेजा हमने और फिर इवेंचुअली हमारा बिजनेस किया जिसके नाम है लाजवाब ट्रीट्स, और फिर उसके पैसों से हमने डिसाइड किया कि हमने डोनेट करना है हर महीने चैरिटी। और ऑल्सो हमारे बिजनेस में हम फ्यूजन बनाते हैं, केक्स एंड डिजर्ट, जैसे पाकिस्तानी और अमेरिकन मिक्स। जैसे एक बेस्ट सेलर है रसमलाई 3 मिल्क केक और फालूदा केक। ओके, फालूदा केक, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अच्छा ये आप लोग बताएं कि आप दोनों ने बाकायदा सीखा या सिर्फ यूट्यूब से ही या इन रेसिपीज़ के थ्रू आप लोगों ने इतने बड़े लेवल के ऊपर आके पार्टिसिपेट किया? बिकॉज ऑब्वियसली बेकिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क और इसमें तो बहुत आपको जो कह लें ना कैलकुलेटिव होना पड़ता है सारी चीज़ों में। सो हाउ डू यू सी? हाँ, तो हमने तो असल में यूट्यूब और बेकिंग टीवी शो से सीखा हमारी सारी बेकिंग। इसलिए हम अलाउड नहीं थे वीडियो गेम्स खेलने के लिए। हाँ सही। तो हमारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम था। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बताएं नाइल, इस कंपटीशन के हवाले से थोड़ा सा कि ये कंपटीशन था क्या जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, जो दीगर 11 प्लेयर्स थे उनके हवाले से बताएं कि उनका ताल्लुक कहाँ से था और उन्होंने किस तरह से इसमें आपने जिस बेस पे इस कंपटीशन को अपने नाम किया, क्या स्टैंडर्ड्स थे उनको आपने फॉलो किया? हाँ जी, तो इस कंपटीशन का नाम है किड्स बेकिंग चैंपियनशिप और इसमें क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ बच्चों में से 12 चुनते हैं जो compete करते हैं 10 चैलेंजेस के अंदर, एपिसोड्स के अंदर, जिसमें आखिरी वाले में 3 बच्चे रहते हैं और वो 3 compete करते हैं $25,000 के लिए। अच्छा, लवली लवली। सो पुनिल आप बताएं, आपने केक बनाना जब शुरू किया, ऑब्वियसली केक तो बहुत ही मुश्किल काम है ना, मतलब मुझे लगता है इसमें तो और ही आपसे कुछ भी ऊंच नीच हो जाए पूरी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है, तो आप इतनी छोटी एज में इन सारी चीज़ों को, मेजरमेंट्स को किस तरह से मैनेज करती हैं और फिर आपने जो सेकंड पोजीशन ली वो किस तरह से ली? तो एक्चुअली मैं शो पे नहीं थी, मैं टॉप 25 में थी शो के टू गेट ऑन द शो। तो नाइल टॉप 15 में था और टॉप 15 लोग शो में जाते हैं, टॉप 25 नहीं जाते। ओके ओके, सो आप ज़रा मुझे अपने केक बनाने का कोई बताए ना, कभी ऐसा हुआ हो कि केक बना रही हो, ख़राब हो गया हो, फिर उसको सही किया हो, किसी की हेल्प ली हो, कोई ऐसा वाक़या हुआ है आपके साथ? जी, तो शुरू में बहुत ज़्यादा मैं मैसअप करती केक बैटर्स को, जैसे ठीक नहीं बनते थे तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, पर मैंने सोचा था क्यों फ्रस्ट्रेटेड हूँ, जस्ट ट्राई टू लाइक फिक्स इट और फिर और मैं लर्न करूँगी। अब 3 साल हो गए हैं तो बहुत एक्सपीरियंस है अब हमारे पास। तो ऐसे पुनिल, ये जो होम बेस्ड बेकर्स हैं इनका बड़ा ट्रेंड है पाकिस्तान में, एंड आई एम श्योर जहाँ पे आप लोग भी जिस तरह से अपने इर्द गिर्द देखते होंगे। सो टेल अस अबाउट दैट, आपका कोई फर्दर प्लान है कि आपने इसको बाकायदा तौर पे केक आर्टिस्ट के तौर पे आने आगे? अभी तो स्कूल हमारा शुरू हो रहा है फिर से, तो पता नहीं कर सकते, पर समर में जरूर सोचेंगे। अभी भी हम कर रहे हैं बेकिंग, पर हाँ हमारी ड्रीम है कि हम ऐसे कोई काम करें। जी, और हम शादी के केक्स भी बनाते हैं तो। और हम एक्चुअली हमारी बुक भी लिखी थी, तो इसके ये थोड़ा हमको मोटिवेट करता है ज्यादा। जी
लवली। अच्छा, अब आगे फर्दर क्या प्लान है? नाइल आपका भी और पुनल आपका भी, ऑब्वियसली पढ़ाई तो चल रही है, ये भी एक बड़ा जबरदस्त काम है, इसको भी किस तरह से लेना है? प्रोफेशनल शेफ या कुछ इस तरह का प्लान है नाइल आपका? हाँ जी, तो मैं बनना चाहता हूँ कोई प्रोफेशनल शेफ या कोई ऑन साइड पे भी कुछ जैसे कोई इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट, दोनों में मुझे बहुत शौक है। पर आप बिजनेस पढ़ क्या के रहे हो? हाँ, अभी मैं 9th ग्रेड में जा रहा हूँ, हाई स्कूल में जा रहा हूँ। लवली। एंड पुनल आपका क्या प्लान है? और मैं 7th में जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अभी हमको इन पर्सन शॉप नहीं खोलनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा काम होएगा होमवर्क स्कूल में, इसलिए थोड़े सालों में हम खोलेंगे इन पर्सन शॉप। तो अभी हम बस हमारा इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हैं लाजवाब ट्रीट्स के नाम से। जी ओके लवली, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और बहुत अच्छा हमें लगता है जब भी ऐसे यंग टैलेंट आता है और इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। नाइल चौधरी और पुनल अहमद हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम बात करते थे। भी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी, और अब आपको दिखाने हैं हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। और आपको पता है सियाहत के हवाले से हम एक्सप्रेसो में ऑन एंड ऑफ बात करते रहते हैं, और तार साहब का चूंकि एक्सपीरियंस भी इतना वसी है सियाहत को लेके। ईरान सियाहत के हवाले से हमारे लिए क्या कशिश रखता है, इसी हवाले से वकार अहमद मलिक बात करें सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। और तार साहब बता रहे हैं कि क्या कशिश है इसमें। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। आज हम जिस सवाल के जवाब की तलाश में निकले हैं वो बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और जो जवाब है वो हमें मुस्तनसर हुसैन तार साहब देंगे। सवाल ये है कि जब हमारे जहन में एक लफ्ज़ आता है ईरान, तो ईरान के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। वो उसकी आर्कियोलॉजी है, वो उसकी हिस्ट्री है, वो उसके बहुत ही खूबसूरत सहरा हैं, बहुत कमाल किस्म का आर्किटेक्चर है, और यानी बाग इरम है, शिराज है, अंजीर के बागात हैं, नक्श जहाँ है, और इस्फहान निस्फ जहाँ है, और मकबरा हाफिज़ है, मशहद है, शिराज है, मौसीकी है, लिटरेचर है, क्या कुछ नहीं है ईरान में। और ईरान का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है अपने कल्चर के हवाले से, आर्ट के हवाले से बहुत सारी दुनिया पे। सो आज के ईरान में जब हमारा जो टूरिस्ट है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अब वो जो टूरिज़म है, जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, यानी जिसको हम जेन्युइन टूरिस्ट कहते हैं, जो पिकनिक मनाने वाला नहीं है, बल्कि अब वाकई हमारे यहाँ बहुत कसीर तादाद में हमने देखा है पिछले कुछ बरसों में कि बहुत कमाल टूरिस्ट हैं जो खोज में, जो तलाश में निकलते हैं, अपनी तलाश में निकलते हैं और अपनी ज़ात की तलाश में निकलते हैं। तो ये सयाह जो हैं वो बड़े जो जेन्युइन सयाह है, वो अगर लैंड यानी ज़मीनी रास्ते से ईरान जाए तो उसको ईरान में क्या देखना चाहिए, ईरान में कौन कौन से पुरकशिश मकामात हैं, और ईरान सयाहत के हवाले से हमारे लिए क्यों अहम है, पड़ोसी होने के नाते भी, और फिर हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जहतें हैं उनके नाते भी। तार साहब आप बताइए ईरान क्यों अहम है सयाहत के हवाले से? देखिए, बात ये है कि ओवरऑल मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ईरान इज़ ऑलमोस्ट ए मदर कंट्री टू अस, और उसकी वजह यह है कि आपकी सरकारी ज़ुबान फ़ारसी रही, बड़े जय्यद किस्म के शुरा जो हैं वो फ़ारसी में, अमीर खुसरो से लेके गनीमत कुंजाई तक। उसके बाद जो कुछ आपको शायरी जो कुछ है आपने ईरान से मुस्तार ली, तमाम सिम्बोलिज़म जो है वो ईरान से मुस्तार ली। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रिवाज हैं जो ईरान से आए हैं, और हमारी ज़ुबान में भी मुझे याद है मेरी फूफी हमेशा वो चमचे को काशिक कहती थी, जो फ़ारसी में कहते हैं, और बेशुमार लफ्ज़ से। चुनांचे ईरान जो है वो समझ लीजिए कि इन ए वे अगर कोई कंट्री कहला सकता है मदर कंट्री तो वो ईरान है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस पूरे खित्ते में से, मैं तमाम मुल्कों का नाम नहीं लेता, और भी बहुत ज़्यादा एडवांस और कल्चरली बहुत रिच कंट्रीज़ हैं, लेकिन ईरान जैसा और कोई मुल्क नहीं है, क्योंकि उसकी 2500 साल पुरानी तहजीब है, और उसका एक पूरा पर्सपेक्टिव है, और उस पर्सपेक्टिव के आसार हैं वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि ईरानी, एवरेज ईरानी जो है वो बहुत दोस्त है, वो बहुत अच्छा शख्स है। यानी मैं टूरिस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ,
और वो मददगार है। बाकी रह गई कि वहाँ टूरिस्ट साइट तो जैसा कि आपने कहा कि रिलीजियस टूरिज्म भी है। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़ा मतलब कि इट इज़ स्पेक्टिकल टू सी, और उसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा मतलब जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मतलब कि जो है नेशापुर में मतलब किस के ख़याम के मज़ार पे आप जाते हैं, आपकी पूरी तहजीब ज़िंदा होती है एक मज़ार को देखे। या फरीदुद्दीन अत्तार की जो मेरे भी फेवरेट है। उसके बाद आप उनके शहर ले लीजिए तेहरान, ऑल्दो मॉडर्न सिटी, लेकिन तेहरान की ज़रा सी गलियों में जाए तो आपको पुराना तेहरान। और मैंने एक जगह तज़किरा भी किया है कि मैं एक दफ़ा तेहरान में ही एक कोई 400-500 साल कदीम कारवां सराय में ठहरा, वे एग्जिस्ट। और उसके बाद उनके जो हमाम है, एवरेज छोटा सा गांव होगा उसमें हमाम होगा और उसमें ब्लू टाइल्स लगी हुई हैं। यानी एस्थेटिक्स जो है वो ईरानी की कमाल की। उसने खाना भी जो सर्व करना है वो ख़ास अंदाज में करना है, उसने जो कुछ भी करना है एक ख़ास। और आउटडोर के वो रसिया, और आउटडोर के जो रसिया लोग होते हैं उनमें एस्थेटिक्स होती है। वो मतलब दरियाए खिराज के किनारे बैठ के वो खीरे खाएंगे, या जो गरीब होंगे टमाटर खाएंगे, साथ हाफिज़ की गज़लें सुनेंगे। उनमें वो जो है ना इनबिल्ट है, और अपनी जो तारीख़ी सुपीरियॉरिटी है उनका भी उसे एहसास है। यानी इमाम खुमैनी जब तशरीफ़ लाए हैं तो इमीडिएटली उन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया, उसमें नौरोज़ भी था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नौरोज़ तो हमारा ट्रेडिशनल त्यौहार है, आल्दो पारसी त्यौहार। और अब वो तेहरान में, पूरे ईरान में, सेंट्रल एशिया में, हमारे बलूचिस्तान में नौरोज़ मनाया जाता है क्योंकि वो कल्चर से जुड़े हुए हैं। इस्फहान उसको कहते ही निसफ़ जहान, और उसकी मतलब है कि सारी वो जो नक्काशी है सारा, आप देखें ना, आपके बेशतर जो आए अपना उलमाए कराम और तबलीग के लिए भी, वो भी इधर अफ़गानिस्तान से आए, इम्पोर्टेड से सारे, अपना ईरान से आए। और उसके बाद आपको पता है कि नूरजहाँ भी ईरान से आई, तो ईरान से इंपोर्ट किए जाते थे मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो यहाँ आप पे रूल करती थी, और आप समझते थे कि भाई ये वगैरह। खैर, तो उसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत रिच है। पूरा ईरान तो देखा नहीं जाता, वैसे बाम है उनका, या वो जो कच्चे घरौंदे और कच्चा किला है बाम का, वो ज़िलज़िले में तबाह हो गया। मतलब है कि दर्जनों ऐसे आसार हैं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है, ज़ाहिर शिराज करता है हाफिज़ की वजह से, लेकिन सबसे ज़्यादा शिराज के पास ही परस्पोलिस के खंडर है। वो बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, इसलिए कि सिकंदर आज़म की जो थी डांसर थाइस, उसने उसे जला दिया था, और सिकंदर ने ड्रंक होकर कहा था कि इसको जला दो। परस्पोलिस वाज द मोस्ट स्पेक्टेकुलर कैपिटल एट दैट टाइम, 2500 साल पहले जब सिकंदर आया। और उसकी वजह ये थी कि ये ईरानी थे, देयर वर 2 सुपर पावर्स इन द होल एरिया, ईरान एंड ग्रीस। और ईरानियों ने मुतअद्दिद बार अपनी नेवी के साथ भी ह्यूज नेवी लेके गए ट्रॉय की तरफ, उन पे हमला किया। और एक दफ़ा इन्होंने एथेंस फतह किया ईरानियंस ने, और उसको जला दिया था। तो बेसिकली अलेक्जेंडर तो उनसे यहाँ तो ऐसे पिकनिक के लिए आया था, यहाँ उसको फेंटी पड़ गई इंडिया में, लेकिन वो आया ईरानियन के लिए थी। लेकिन उनके आप शहनशाह देखें जो मतलब मिथिकल है सारे, नौशेरवां है, दारा है, और जो जितने शहनशाह हैं, चुनाचे आप वहाँ जाएं तो आई थिंक कि इससे ज़्यादा आइडियल मुल्क टूरिज़म के लिए और कहीं नहीं होगा। अगर हमारे दरमियान को राब्ते बहुत बेहतर हो रहे हैं, अगर इस किस्म के राब्ते खुल जाएं, यानी मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि अगर मैं यहाँ से निकलूँ तो मैं ईरान ज़रूर जाऊँ। बहुत शुक्रिया तार साहब। यकीनन ईरान बहुत ही अहम मुल्क है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है ईरान जाने की, उसका हिस्ट्री, उसकी आर्कियोलॉजी, उसका लैंडस्केप। और जब भी ईरान मेरे जहन में ये लफ्ज़ आता है तो मेरे जहन में एक तस्मातीपन आता है, एक अफसानवी से शहरों का नाम, और फिर दास्तानों की सरजमीन, कहानियों की सरजमीन। कमाल हिस्ट्री है, कमाल तारीख है। और अब एक अच्छी पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान से बहुत सारे सयाह जो हैं वो इवन मोटरसाइकिलिस्ट ईरान जा रहे हैं। और सियाहत जो है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी काम है इस दुनिया में करने का, क्योंकि ये सीखने सिखाने का अमल है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।
पाकिस्तान और नॉर्वे कप के हवाले से हम बात कर लेते हैं। नॉर्वे कप में जी स्ट्रीट कप में सिल्वर मेडल जीता है पाकिस्तान ने। फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी जो किक्स हैं इस पर 16 क्लब के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। नॉर्वे के शहर ओस्लो में खेले गए स्ट्रीट चैट फुटबॉल चैंपियन बल्कि इनफैक्ट टूर्नामेंट में पाकिस्तान और 16 क्लब के दरमियान फाइनल खेला गया। मैच मुकर्रर वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा और पाकिस्तान की तरफ से कप्तान जो हैं तोफैल शनवारी उन्होंने गोल किया। पहले गोल्डन गोल रूल के तहत इजाफी वक्त में भी गोल ना होने पर मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ और 16 फुटबॉल क्लब ने फाइनल 1 गोल के फर्क से अपने नाम किया। पाकिस्तान ने इससे कब जी इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और हमने आपकी मुलाकात इनके चंद प्लेयर्स से भी करवाई थी, इनफैक्ट कैप्टन से भी करवाई थी और इस अच्छी परफॉर्मेंस के बायस ये हर किसी की तवज्जो उन्होंने समेटी थी। ताहम फाइनल में कुछ किस्मत ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, लेकिन बड़ी प्रोमिनेंट जो खेल के साथ इन्होंने इसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल है जी, इसमें बड़े अच्छे यंग प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने वहाँ जाकर बड़े इंटरनेशनली जिनके यहाँ फुटबॉल को इम्पोर्टेंस दी जाती है उनके दरमियान जाकर मुकाबला किया और खेला और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस भी दी। बिल्कुल, ये नॉर्वे कप है, इसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा कि अरमला आपने बताया कि पाकिस्तान की टीम अनबीटन रही है जी टिल फाइनल्स। पाकिस्तान की टीम मुसलसल अपने सारे मैच जीतकर पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया सेमीज के लिए, पहले क्वार्टर्स के लिए, फिर सेमीज के लिए, देन फाइनल के लिए और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम ने 16 FK के खिलाफ खेला अपना फाइनल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हमने कहा कि 2 में से 1 ने ही जीतना था तो पाकिस्तान की टीम फाइनल ना जीत सकी। लेकिन ये इसका फैसला भी पेनल्टी किक्स पर जाके हुआ जो कि बहुत ज़बरदस्त है और इस वक्त आई गेस पाकिस्तान की टीम वापस पहुंच गई है नॉर्वे से। तो बहुत ज़बरदस्त खेले अभी हमारे लड़के, ये स्ट्रीट में फुटबॉल खेलने वाले लड़के हैं जिनको मुस्लिम हैंड्स एक फाउंडेशन है जो सपोर्ट करती है, उन्होंने इनको वहाँ पे ले जाके ये कप खिलवाया। तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद हुआ और पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो वहाँ पे स्टेडियम के अंदर मौजूद थी। सो इट्स अ गुड फील, अच्छा लग रहा है हमें, एटलीस्ट रनर्स अप रहे और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आगे जाएंगे, बहुत मुकाबले आने, जीतेंगे। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा क्योंकि आज मंडे है, अभी पूरा हफ्ता बाकी है, हम आते रहेंगे, आपकी कोशिश करते हैं इतना बुरा नहीं, मैंने क्या पसंद नहीं भी आया तो क्या हो सकता है, अब शो तो हो गया। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।